हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक, जो कि आपकी सेकंड बुक ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। तो बेटा आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और बेटा आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। देखिए इस बुक के अंदर हम क्या चीज पढ़ेंगे। हम इस बुक के अंदर बेसिकली ये हिस्ट्री की तरह होती है। हम इसमें पढ़ेंगे 1947 से पहले हमारा जब तक देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, और उसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, अब ब्रिटिश ने जब राज किया था तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल हुआ था, हैंडीक्राफ्ट कैसे डिस्ट्रॉयड हुए थे, तो वो सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और मैं आप सबको प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपको इंडियन इकोनॉमी इतने अच्छे से करा दूंगी। इसमें चैप्टर 8 है और आप मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो बोर्ड एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी की तैयारी भी बस स्वाति मैम पे छोड़ दीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगी। नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में होंगे, बस आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखना, अपनी कॉपी पेन उठा करके नोट्स बनाना, अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी हो जाती है एंड तक कि मैम ये याद नहीं हो रहा है, ये हिस्ट्री है, हम इससे स्ट्रेस में। तो ऐसी कोई स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ साथ इंडियन इकोनॉमी अच्छी तरह से पढ़ना और इसको लर्न करने के लिए प्लीज जरूर उसको लिख करके लर्न करना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और बेटा एक बात और, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उनसे छूट ना जाए। और अपने फ्रेंड से भी वीडियो जरूर शेयर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमारी इंडिया की इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस क्या थी, हम वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले क्या है, आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। देखिए पहले के टाइम में हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों कहा गया था, बहुत ध्यान से सुनना। अब बैकवर्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रीडोमिनेंस। प्रीडोमिनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट। पहले के टाइम में लोग किस पे डिपेंडेंट थे, बहुत ध्यान से सुनना। पहले के टाइम में लोग डिपेंडेंट थे किस पे, आपके फार्मिंग पे। ठीक है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर पे एज अ मेन सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी सर्वाइवल के लिए वो ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड थे। नियरली बेटा याद रखना 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन दी एग्रीकल्चर, फार्मिंग पे डिपेंड थे। तो उसके अंदर उनका मेन मोटिव क्या था, उनका मेन मोटिव था सर्वाइवल। इट्स मेन मोटिव इज सर्वाइवल रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का तो सोच ही नहीं सकते थे वो। ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी क्या थी, बैकवर्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड जब ज्यादा से ज्यादा लोग पहले के टाइम में 1947 से पहले किस पे डिपेंडेंट थे, फार्मिंग पे एज अ मेन सोर्स ऑफ इट्स सर्वाइवल। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल। उनका मेन मोटिव क्या था, सर्वाइवल रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे 1947 में देश आजाद हुआ था, किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी। पहले मैं कुछ टर्म्स आपको समझा दूं, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको चैप्टर। बस कोई भी आपसे पूछे बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जब पहले के टाइम में 1947 से पहले भी लोग ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड थे, फार्मिंग पे यानी एग्रीकल्चर पे। ठीक है, मेन सब्सिस्टेंस यानी सर्वाइवल किस चीज पे डिपेंड था उनका, आपका फार्मिंग पे, और रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट के लिए तो वो सोचते नहीं थे, क्यों, वो भी सारा समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग इकोनॉमी। ये सारी टर्म्स को अच्छे से पढ़ना, ये पूरे चैप्टर में आपके यूज होगी। देखिए डेवलपिंग इकोनॉमी क्या हुआ, डेवलपिंग इकोनॉमी पहले तो क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे किस पे, एग्रीकल्चर पे। फिर कुछ टाइम बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या चीज हुआ, दिस इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहा बेटा, क्या चीज बताए, डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरलोडेड हो गया। तो ओवरलोडेड का मतलब क्या हुआ, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जब डिपेंड होगी बेटा एग्रीकल्चर में तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। अब ब्रिटिश ने इंडस्ट्री लगाई थी, लेकिन इंडस्ट्री की या तो नो ग्रोथ थी या स्लो ग्रोथ थी, लेकिन वो अपने फायदे के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहे थे, उनके कारखाने तो चल रहे थे, उन्होंने इंडिगो इंडस्ट्री बनाई। इंडिगो का मतलब क्या हो गया, ब्लीच, जैसे कपड़ों पे ब्लीच करते हैं ना, तो उसमें उन्होंने काम किसको दिया, हमारी इंडिया के लेबर्स वर्कर्स को, तो अपने फायदे के लिए। लेकिन ये भी सारा भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब एग्रीकल्चर सेक्टर से, अब पहले के टाइम में क्या होता था बेटा, ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी के पिताजी हैं तो बच्चे भी एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, उनके दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, सब रिलेटिव हैं, वो सब एग्रीकल्चर के अंदर है। देखिए एग्रीकल्चर में चाहिए तो 2 जने और वहां 10 काम कर रहे हैं, तो 8 तो अनएम्प्लॉयड ही होंगे,
तो इसका मतलब क्या चीज है, डेवलपिंग इकोनॉमी। जब ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से कहां हुआ, लोग कहां भी काम करने लग गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइवलीहुड, अपने जीने के लिए। ठीक है, समझ गए ये चीज, या अपने सर्वाइवल के लिए। फिर स्टेगनेंट इकोनॉमी, कोई भी पूछे आपसे स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या बताएंगे? A stagnant economy is an economy which is characterized का मतलब फीचर्स ये होता है by a period of slow economic growth या फिर no growth। ये जरूर लिख लेना, by the period of स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ या नो ग्रोथ। जहां पर स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर या तो इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो या फिर कोई ग्रोथ हो ही ना, उसको बोलते हैं व्हाट, स्टेगनेंट इकोनॉमी। तीनों टर्म्स को अच्छे से याद रखना। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चल रहे हैं, देखिए बेटा। अब है आपकी नेक्स्ट टर्म है वाइब्रेंट इकोनॉमी। अब वाइब्रेंट का मतलब होता है चेंजेस, जब हमारी इकोनॉमी में चेंजेस हो, किसमें, टेक्नोलॉजी में। अब वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होगी? वाइब्रेंट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डायनेमिक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या चीज हो गया बेटा? इनोवेशन, आइडिया। वाइब्रेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जब हम अपनी इकोनॉमी में डायनामिक चेंजेस लेकर आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी से न्यू आइडिया लेकर के आएंगे, न्यू इनोवेशन लेकर के आएंगे। किसमें? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। पहले के टाइम में क्या था, फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ। पहले के टाइम में ये था, अगर ये एक ही पेन मिल रहा है तो इसी को खरीद लो। सपोज करो इसकी वैल्यू 5 रुपीज है। आज आप किसी शॉप पे जाके बोलेंगे 5 रुपए का 10 रुपए का पेन दे दीजिए, तो आपको चॉइस दिखा देंगे, 10 पेन आपको दिखा देंगे उसके अंदर से, आपकी जो मर्जी होगी आप उसकी चॉइस कर लीजिए। लेकिन क्या चीज है, वाइब्रेंट इकोनॉमी के अंदर ही ये चीज होती है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायनेमिक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका कॉलोनियल रूल, बहुत ध्यान से सुनना। कॉलोनियल रूल क्या था भाई? ये था 1947 से पहले, जब हमारे इंडिया पे रूल कर रहा था ब्रिटिश। सारी हिस्ट्री अभी आपको बताऊंगी, बस ये टर्म बता लूं आपको बेटा, ठीक है। देखिए, द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ अ कंट्री वेल्दी और पावरफुल मेंटेनिंग और एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज। देखिए, एक पावरफुल कंट्री है, वो रूल कर रही है किसके ऊपर? जो कंट्री बहुत ज्यादा क्या है, वीक। समझ गए चीज? जैसे कि हमारी इंडिया, और हमारे पे रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर ने रूल कब तक करा, ये बात याद रखना, 200 ईयर्स तक। तो कॉलोनियल रूल वो रूल होता है जो वेल्दी और पावरफुल कंट्री होगी, वो क्या करेगी? रूल करेगी वीक कंट्री पे, ठीक है बेटा, और उसको एक्सप्लॉइट कर देगी एंड में। क्योंकि क्या करा था अंग्रेजों ने, याद रखना, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंडिया को फीडर इकोनॉमी बना दिया था। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या चीज होता है? जो फीड करे रॉ मटेरियल, यहां से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे ब्रिटेन, और वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेकर के आ रहे थे कहां पर? हमारे इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया के लोग उसको बाय करें। मशीन मेड प्रोडक्ट को सस्ता कर दिया था उन्होंने, और हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हैंडमेड गुड्स थे उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। किस चीज के लिए? उन्होंने उनको मशीन मेड सस्ता बेचना स्टार्ट कर दिया था। अगर आपको ये कहा जाए, फॉर एग्जांपल, एक तरफ तो मशीन मेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, सब कुछ है, और वो सस्ता मिल रहा हो, एक तरफ हैंड मेड गुड है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? मशीन मेड की तरफ। वही अंग्रेजों ने करा था, हमारे इंडिया को क्या चीज कर दिया था? कॉलोनी में बना दिया था। यहां से रॉ मटेरियल ले गए कहां पर? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से क्या करा? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेकर के आए, इंडिया के अंदर डिफरेंट कॉलोनी बना रही थी, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, और इंडिया के लोगों को अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बेचा था। तो बोल रहे, दी पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ अ कंट्री वेल्दी और पावरफुल मेंटेनिंग और एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज। यहाँ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज का मतलब है, सबको पता है, सोने की चिड़िया है हमारा इंडिया, क्योंकि रिच इन रिसोर्सेज है, ठीक है। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करे थे हमारे रिसोर्सेज ऑफ डोमिनेटेड कंट्री एंड डेवलपिंग ऑफ रूरल कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा क्या चीज डोमिनेट कर दिया था, ठीक है, दबा दिया था। एंड डेवलपमेंट ऑफ रूलिंग कंट्री, और किसका डेवलपमेंट चल रहा था? रूलिंग कंट्री, दैट इज ब्रिटेन, उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। अब ये क्या होती है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी? द ब्रिटिशर पॉलिसीज। देखिए बेटा, एम्प्यूटेड इकोनॉमी क्या चीज होती है? एम्प्यूटेड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, ब्रिटिशर्स ने देखा अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर 1000 लोग, एक एग्जांपल है, तो वो 1000 पे रूल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या पॉलिसी चला दी थी? डिवाइड एंड रूल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दी, ठीक है बेटा, लैंग्वेज के पीछे लड़ाई करवा दी, उसको बोलते हैं एम्प्यूटेड इकोनॉमी। द ब्रिटिशर पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑलवेज प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, ठीक है, बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के पीछे लड़ाई करवा दी, भेदभाव करा दिया, कास्ट के पीछे करवा दिया, हिंदू मुस्लिम सब में, ठीक है। फिर है आपका लैंग्वेज के बेसिस पे
डिवाइड एंड रूल खेल दिया, फिर क्या है, कल्चर के पीछे लड़ाई करवा दी। तो इम्प्यूटेड इकोनॉमी वो ही, वो सब पे तो रूल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ही ऑप्ट कर दी बिटवीन दी वेरियस ग्रुप ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, ताकि सब में लड़ाई हो और वो फायदा उठाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमी फ्यूडुअल इकोनॉमी। अब सेमी फ्यूडुअल इकोनॉमी को ध्यान से सुनना, क्या चीज होती है। सेमी मीन्स हाफ, फ्यूडुअल इकोनॉमी बताती हूँ क्या है। द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडुअल रिलेशन। फ्यूडुअल रिलेशन क्या हो गया, लैंडलॉर्ड और टीनेंट के रिलेशन। अच्छा बेटा, लैंडलॉर्ड कौन था, बहुत ध्यान से सुनना। लैंडलॉर्ड जमीन का जो मालिक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब रूल करना स्टार्ट करा ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्ड को क्या कहा, भाई आप हमें एक फिक्स्ड रेंट देंगे, अगर आप फिक्स्ड रेंट नहीं देंगे तो हम आपको काम भी नहीं करने देंगे, हम आपको फार्मिंग भी नहीं करने देंगे, और उसके बदले आप जो टीनेंट है, वर्कर्स है, उनको जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करो, जितना मर्जी काम लो इनसे। समझ गए ये चीज, क्या चीज बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर लैंडलॉर्ड और टीनेंट के रिलेशन की बात बता रही हूँ। सेमी फेडुअल इकोनॉमी में क्या था, द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडुअल रिलेशन। फ्यूडुअल रिलेशन किसका रिलेशन, लैंडलॉर्ड और टीनेंट रिलेशन। इस केस में लैंडलॉर्ड क्या करते थे, टीनेंट से, वर्कर से लैंड पे कितना मर्जी एक्सप्लॉइट करके काम करवाते थे, और उसके बदले थोड़ा सा अनाज उनको दे देते थे, और एक फिक्स्ड अमाउंट किसको प्रोवाइड करते थे, गवर्नमेंट को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ठीक है बेटा, द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वर क्रूअल टू दी कल्टिवेटर्स। बहुत ध्यान से सुनना, जो लैंडलॉर्ड होते थे वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ लगान चार्ज करते थे और बहुत क्रूअल थे कल्टिवेटर्स पे। तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा क्या चीज हुआ, जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे वो ज्यादा से ज्यादा क्रूअल, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे कल्टिवेटर्स, आपके टीनेंट को, वर्कर्स को, और क्या चीज इंजॉय कर रहे थे, लग्जरी तो वही इंजॉय कर रहे थे। उनसे इतना सारा काम लेके उसके बाद क्या करते थे, थोड़ा बहुत उन्हें अनाज दे दिया और एक फिक्स्ड रेंट किसको प्रोवाइड कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। समझ गए। और इन्होंने एक चीज का और नुकसान करा, लैंड लैंड की हालत इतनी खराब कर दी थी, फ्रेगमेंटेड इनटू पीसेस, टुकड़ों में बट गए थे लैंड, और जमीन की हालत बहुत खराब थी, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, हमारे एग्रीकल्चर पे कभी ध्यान नहीं दिया। बस उनका काम क्या था कि मजदूरों से, वर्कर से, टीनेंट से कि ज्यादा से ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट करो, काम करवाओ और उस अनाज को बेच दो, और एक फिक्स्ड रेंट किसको प्रोवाइड कर दो, गवर्नमेंट। तो सारी लग्जरी तो ओनर ऑफ दी, जो आपके लैंड थे, लैंडलॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो ही ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो लैंडलॉर्ड यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वेरी क्रूअल टू दी कल्टिवेटर्स। ठीक है बेटा, कल्टिवेटर्स कौन होता है, आपने देखा भी होगा, जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं और पीछे मशीन से कल्टीवेट करते हैं लैंड को, बहुत बड़ा, वो आपने देखा भी होगा, जिसके अंदर वो एक, जैसे ये चीज, ये आपने अगर देखा हो, थ्रेशर्स वगैरह भी बोलते हैं। इससे क्या चीज होता है, हम खेती करने के लिए यूज करते हैं। तो सबको क्या चीज कर दिया था इन्होंने, क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट, याद रखना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका फ्यूडुअल इकोनॉमी। अब फ्यूडुअल इकोनॉमी क्या होती है, एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर पॉलिटिकल डोमिनेशन। इसका मतलब है जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप किस पे डिपेंड हो, पॉलिटिकल डोमिनेशन। पॉलिटिकल पार्टी जो ब्रिटिश को रूल कर रही थी उस समय कौन थी, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर ही बताएंगे कितना मर्जी आपको प्रोडक्शन करना है, तो वो क्या है, फ्यूडुअल इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या चीज है, अ इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड और रन बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन बताएगा, प्राइवेट सेक्टर। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। अब नेशन की इनकम, नेशनल इनकम, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बेटा, एक साल के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, सपोज करो ये पेन 1000 बने, इन 1000 की जो मनी वैल्यू होगी एक साल के अंदर, वो क्या कहलाया जाएगा, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम वो मनी वैल्यू उन फाइनल गुड्स की है जो रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर है। समझ गए। अगर एक पेन की प्लास्टिक इंक अलग रख दो, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, और पूरा पेन तैयार करके रख दो तो वो रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर है, उसको हम फाइनल गुड्स भी बोलते हैं। तो उसकी मनी वैल्यू जो प्रोड्यूस हुए एक साल के अंदर, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। इससे नेशन की इनकम पता चलेगी हमें अच्छी है या बुरी है। अब पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। एक साल के अंदर एवरेज इनकम एक पर्सन के, हर एक पर्सन की, उसको बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। ठीक है बेटा, इससे ये पता लगा जाता है कि हमारी नेशन की इनकम कितनी अच्छी है, क्या लोग गुड्स एंड सर्विसेज अच्छा कंज्यूम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गई, एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। ओके, एक साल के अंदर।
नेक्स्ट है, अब देखिए यहां से ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश। देखिए ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश क्या था, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। बहुत ध्यान से सुनना, जब ब्रिटिश ने रूल करा इंडिया पे, इसने इंडिया की पूरी हिस्ट्री चेंज करके रख दी। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय, बहुत ध्यान से सुनना, जब इंडिया पे ब्रिटिश ने रूल करा तो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ये जरूर याद रखना, कब फोर्ट हुआ था? fought in 23rd June 1757। 1 मार्क क्वेश्चन। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था आपका? 23rd जून 1757। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जब ब्रिटिश ने रूल करा था हमारे इंडिया पे तो इंडिया की पूरी हिस्ट्री चेंज करके रख दी थी, और जिसमें क्या चीज था? ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय, कौन जीता था? बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिश एम्पायर किस नाम से था? बैटल ऑफ प्लासी से फोर्ट हुआ था, और ये जीत गए थे 23rd जून 1757। इन्हें लगभग बेटा 200 साल हमारे इंडिया पे क्या कब्जा करा, हमारे इंडिया को रूल करा, और आपको पता भी होगा 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था इनसे। ठीक है बेटा, करीबन 200 साल, 190 साल भी बोलते हैं, लेकिन जो बुक में पूरा का पूरा डेटा वगैरह दिया हुआ है, 200 साल लगभग इन्होंने हमारे देश पे हमारे देश पे रूल करा। ठीक है, और हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब बहुत ध्यान से सुनना, सब बताऊंगी आपको। देखो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लिव और सिराज उद्दौला, जो कि लास्ट नवाब ऑफ बंगाल थे। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बैटल ऑफ प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी जो है, ये दो लोगों के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लिव और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी बात हो रही है, वो रूल कर रहे थे। ठीक है, और सिराज उद्दौला जो लास्ट नवाब ऑफ बंगाल थे, ये लड़ाई कर रहे थे किनके साथ? इनकी बैटल फॉर्ट हुई थी रॉबर्ट क्लिव के साथ, और कब हुई थी? ये 1 मार्क्स में आपको याद रखना है, 23rd जून 1757। बेटा इनके कुछ लोगों ने, जो सिराज उद्दौला थे, इनके कुछ लोगों ने इनको धोखा दिए थे, जिस कारण से ये बैटल हार गए थे, और उसके बाद इन्होंने एंट्री लेनी स्टार्ट कर दी थी। किन्होंने? रॉबर्ट क्लिव ने हमारे इंडिया के ऊपर। क्योंकि क्यों एंट्री लेनी स्टार्ट कर दी थी? इनको ये पता चल चुका था हमारी इंडिया सोने की चिड़िया है, इंडिया इज अ रिच सोर्स ऑफ क्या? व्हाट? रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, सिल्क में, कॉटन में, जूट में। तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने हमारी इंडिया को क्या कर दिया था? फीडर इकोनॉमी बना दिया था। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या है? जो इनको फीड करे, क्या चीज दे? रॉ मटेरियल हमारे इंडिया से लेके गए, और फिनिश गुड्स बना के लेकर के आए ब्रिटेन से इंडिया के अंदर, जिसको हम कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं। इन्होंने हमारे इंडिया को क्या कर दिया था? कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जिसमें क्या चीज कर रहे थे? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारी इंडिया की कॉलोनी में क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। और इन्होंने हैंडीक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉयड कर दिया था पूरी तरह से, उन गुड्स को बनाने में जो ये ब्रिटेन से लेकर के आ रहे थे, और वो सस्ता हमारे इंडिया में बेच रहे थे। इस तरह से हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट भी सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप याद रखना, ये बैटल ऑफ प्लासी जो था, ये दो लोगों के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लिव, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल कर रहे थे रॉबर्ट क्लिव, और जो कि ब्रिटेन से थे, और ये सिराज उद्दौला, ये लास्ट नवाब ऑफ बंगाल थे। ठीक है बेटा, ऐसे इन्होंने क्या चीज करा? इन्होंने फॉट करी बैटल, और ये रॉबर्ट क्लिव जीत गए थे, इसलिए इन्होंने इंडिया में एंट्री ले ली थी, और फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी में करीबन 200 साल तक इन्होंने रूल करा। इन्होंने हमारे इंडिया को बहुत डिस्ट्रॉय करा। ठीक है बेटा, अब आगे देखें। आगे है आपका बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। इनका बेसिक पर्पस और एम क्या था? द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी। मैंने आपको बताया इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने फीडर इकोनॉमी बना दिया था। किस चीज के लिए फीडर इकोनॉमी किस लिए करा बेटा? इन्होंने रॉ मटेरियल वगैरह ये ब्रिटेन क्यों लेके गए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। मेन पर्पस ब्रिटिश रूल इंडिया का क्या था? कि हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना दे। किसकी डेवलपमेंट के लिए? ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अब ब्रिटिश ने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया था? कॉलोनियल रूल। ट्रीटेड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल बना दिया था, जिसके अंदर वो यहां से क्या लेकर के ले जा रहे थे बेटे? यहां से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, और वहां से क्या चीज कर रहे थे? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारी इंडिया को इन्होंने चेंज कर दिया था, कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जहां ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। ठीक है, हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया गया था पूरा का पूरा,
ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे वर्कर्स को भी टीनेंट जिनको बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करा। किस चीज के लिए? फॉर दी ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, ताकि अपनी कंट्री की वैल्यू और ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, 200 साल तक रूल करने के बाद इंडिया ने गेन करा क्या? आजादी 15 अगस्त 1947। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया हो। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे है आपका बिफोर द एंट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी हैज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर। देखिए जब तक एंट्री ब्रिटिश रूल ने नहीं करी थी आपके इंडिया पे, इंडियन इकोनॉमी के कुछ फीचर्स थे। अब देखिए कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, कैरेक्टर और फीचर एक ही बात होती है। पहला देखिए प्रॉस्परस इकोनॉमी। प्रॉस्परस इकोनॉमी का मतलब होता है खुशहाल इकोनॉमी। हर लोग अपना इंजॉय करते थे, फार्मिंग करते थे लोग। मैंने जैसे कि आपको बताया पहले भी, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन किस में थी? एंगेज थी एग्रीकल्चर में। पहले के टाइम में एग्रीकल्चर और फार्मिंग ही लोग करते थे, लेकिन वो उनको क्या था, अपने इंजॉय कर रहे थे फार्मिंग करने में। प्रॉस्परस खुशहाल फैमिली थी, सब कुछ अपना अच्छी तरीके से कर रहे थे। तो इसमें क्या था? इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट। इंडिया किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, वो फार्मिंग कर रहा था, उसके अंदर अनाज उगा रहा था। ठीक है, और अपना अच्छी तरीके से वो लाइफ को जी रहे थे। सेल्फ रिलायंट, ठीक है, अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, एक खुशहाल इकोनॉमी थी जब तक ब्रिटिश ने रूल नहीं करा था इंडिया पे। अब है नेक्स्ट एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में हो। द इकोनॉमी विच इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एज दी ऑक्यूपेशन, वो होती है एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या था? एग्रीकल्चर क्या था? लाइवलीहुड था। लोगों के जीने का यही था जिसमें वो काम करते थे, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। एंड इट एंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 2/3 का मतलब बेटा क्या है? 72% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। रेस्ट कुछ इंडस्ट्रीज में थे और कुछ सर्विसेज में थे। ठीक है, अब वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस थी। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है बेटा, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क। हमारे यहाँ का कॉटन हो गया, सिल्क, सिल्क की साड़ी भी आपने सुना होगा। ठीक है बेटा, बहुत फेमस है। कॉटन यूज होता था। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क, प्रीशियस स्टोन टेम्पल वगैरह में भी यूज होते थे ये सारे। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स में यूज होते थे हमारे। ये तो याद रखना, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री किस लिए फेमस थी हमारी। ठीक है, आगे देखें। अब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड, उसी का बेटा पार्ट है ये। ठीक है, उसी के कंटिन्यू आगे है करके। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। हमारी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड मार्केट थी, लोग बाहर भी एक्सपोर्ट करवाते थे। ठीक है, ड्यू टू इट्स रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी, क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा फाइन थी, ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। ठीक है बेटा, क्राफ्टमैनशिप क्या हो गया? जो सारा का सारा हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको क्राफ्टमैनशिप बोलते हैं। ठीक है बेटा, आप पहले के टाइम में वीविंग हो गई, स्विंग हो गई, बहुत सारे सामान क्या चीज करते थे, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। ऊन से क्या चीज बनाना? स्टॉल बनाना, स्वेटर बनाना, पहले के टाइम में तो यही सब बिकता था। ठीक है, अब देखिए आगे जो बताना चाह रही हूँ, तो हैंडीक्राफ्ट हमारा बहुत अच्छा था बिफोर द एंट्री ऑफ ब्रिटिश रूल। फिर था हमारा, अब बहुत ध्यान से सुनना, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन। अब किसी ने भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन कैन बी जज्ड विद द डेटा ऑफ नेशनल इनकम। देखिए बेटा, जब से ब्रिटिश ने रूल करना स्टार्ट करा था हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया की नेशनल इनकम वर्स्ट से वर्स्ट हो गई, जीडीपी बहुत डाउन हो गया, बहुत कुछ खत्म हुआ। ठीक है, तो उसमें ये बात बोल रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी इकोनॉमी वर्स्ट इकोनॉमी बन गई है, हमारी नेशन की इनकम बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि ब्रिटिशर ने तो ऐसा कुछ करा नहीं कि हमारी नेशन की इनकम को भी एक बार देख लें कि हमारी नेशन की इनकम कितनी है, कि उसको जज करें या उसको ढूंढे, कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या हुआ? द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन कैन बी जज विद द डेटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन हम किस चीज पे जज कर सकते थे? जब हमें पता चलेगा किस चीज के डेटा पे? नेशनल इनकम का डेटा हमारे पास होना चाहिए, और पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन कितनी इनकम है और पूरी नेशन की पूरे साल में कितनी इनकम है। ठीक है, However, no sincere attempt was made by the British government. अब देखिए, जब ब्रिटिश रूल कर रही थी, उन्होंने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिया किस चीज पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिशर्स ने कभी भी क्या चीज करी? बिल्कुल भी बेटा अटेम्प्ट नहीं लिया इसके अंदर कि हम क्या चीज एस्टिमेट करें, कि इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हम एस्टिमेट करें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब ध्यान से सुनिए,
some individual economists who have made certain attempts to find out national income and per capita income. ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या चीज करी, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करी। वो कौन कौन थे? विलियम डिग्बाय, ठीक है बेटा, दादा भाई नरोजी, याद रखना बेटा। और कौन थे? और थे आपके फिंडले शिराज, वीके आरवी राव, ठीक है, आरसी देसाई। अब इतने सारे इकोनॉमिस्ट थे। अब देखिए, बट ऑल दिस एस्टिमेट प्रोड्यूस्ड कंफ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। पर बेटा इनके अंदर क्या था, जिन्होंने ये नेशनल इनकम, जो इकोनॉमिस्ट मैंने आपको बताया, इन्होंने जो नेशन की इनकम फाइंड आउट करी और पर कैपिटा इनकम, इन्होंने कंफ्लिक्ट कर दिया। कंफ्लिक्ट मतलब लड़ाई, ठीक है, कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट दिया एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। वो रिजल्ट सही नहीं था, इनकंसिस्टेंट था, ठीक है बेटा। हाउएवर एस्टिमेट, अब ध्यान से सुनना, आपको 1 मार्क के लिए याद रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जिसने आपकी नेशनल इनकम, जिस इकोनॉमिस्ट ने आपकी एक्यूरेट नेशनल इनकम को निकाला, ठीक है, जो इन्होंने फाइंड आउट करा कि बिल्कुल नेशनल इनकम एक्यूरेट दी, वो कौन से हैं? आपके डॉक्टर राव, डॉक्टर वीके राव, जो कि कौन है? ये रहे डॉक्टर वीके आरवी राव। इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड आउट करी थी नेशनल इनकम। 1 मार्क क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। इकोनॉमिस्ट तो बहुत सारे थे, लेकिन डॉक्टर राव ने नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड वेरी लो। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एस्टिमेट करा था, डॉक्टर राव ने, वीके राव ने, कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा लो है हमारी कंट्री की। ओके, कोई भी पूछे भाई नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम किसने सबसे एक्यूरेट फाइंड आउट करी थी, आप क्या बताओगे? डॉक्टर वीके राव। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब मेन क्वेश्चन आया आपका, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप ऐसे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जो बिफोर इंडिपेंडेंस थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के। हमारी इंडियन इकोनॉमी बेसिकली कैसी थी कि कब? बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। Consequently, upon its exploitation during the British rule, Indian economy has the following feature on the eve of independence. देखिए बेटा, लगातार एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल होने के कारण इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी के कुछ फीचर्स हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, और वो क्या है देख लीजिए। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस का मतलब है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ब्लीक इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, सेमी फिडुअल इकोनॉमी। ये सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से देखिए। पहला है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मैंने आपको समझाई थी पहले ही टर्म। स्टैग्नेंट कोई भी पूछे, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। अब देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव मतलब पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी स्लो ग्रोथ थी या नो ग्रोथ थी। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच अ लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, इनकम में या तो थोड़ी सी या कोई ग्रोथ ना हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वाज मिजरेबली लो, स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लोगों का बहुत ज्यादा कम है। एपिडेमिक्स एंड अ फेमाइन, एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस वर द रिजल्ट अगेन एंड अगेन। व्हाट इज एपिडेमिक्स? याद रखना, एपिडेमिक्स होता है एक ऐसी डिसीज, एक ऐसी डिसीज, महामारी जिसको बोलते हैं, जो एक पर्सन से हर एक पर्सन को लगती है। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिटिश रूल कर रहा था, यहाँ पे एपिडेमिक्स और फेमाइंस का मतलब क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। भूखमरी सुना है, जहां पर फूड की कमी, जब लोगों की इनकम ही नहीं है या बहुत थोड़ी इनकम है, लोग इस कारण से पता नहीं कितनी डेथ हुई बेटे उस टाइम में, जब ब्रिटिश रूल कर रहा था, लोगों को खाने को ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो एपिडेमिक्स और फेमाइंस वर द रिजल्ट अगेन एंड अगेन। भूखमरी के कारण लोगों की ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा डेथ हो रही थी। आगे देखिए, बैकवर्ड इकोनॉमी। An economy is called a backward economy when it has very low per capita income. वो इकोनॉमी बैकवर्ड ऑब्वियसली कहलवाई जाएगी जिसमें पर पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा लो हो। इन 1947 से 48 the per capita income in India was just ₹230। ये आपकी पर कैपिटा इनकम, पूरे साल की पर पर्सन की इनकम कितनी बता रहे हैं? 230, 230। इसमें क्या होगा, ठीक है। The bulk of the population was very poor. Bulk of the population, bulk का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन क्या थी? पुअर, विदाउट सफिशिएंट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं था। कंडीशन कैसी थी? पॉवर्टी की बहुत ज्यादा। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जब इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल हमारा एक्सप्लॉइट कर दिया, खत्म कर दिया, इससे ज्यादा से ज्यादा कंट्री में क्या हो गया? हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, लोग भूखमरी से मर रहे थे ज्यादा से ज्यादा।
वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी। लोगों के पास, मैंने अभी आपको बताया, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, तो क्या कंडीशन आ गई आपकी, पॉवर्टी की। समझ रहे हैं बेटा। और ये किस वजह से हुआ, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी शट डाउन हो गई, तो लोगों के पास ना खाने को भूखमरी इतनी हो गई थी, तो उसके कारण क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉवर्टी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डोमिनेंस को बेटा डोमिनोज नहीं पढ़ लेना, ठीक है, ये डोमिनोज नहीं है। डोमिनेंस का मतलब होता है डिपेंडेंट। किस चीज पे डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर पे। ये बात आप याद रखना, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। पहले के टाइम में लोग किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर। जो मैंने अभी बताया भी, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, नियरली 72% ऑफ द country's working population was engaged in agriculture. However, the contribution of agriculture to GDP was only 50%. सिर्फ कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के तरफ। मैंने आपको बताया क्यों। देखिए, एक लैंड पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी काम लैंड पे ही कर रही है। दो लोगों की जरूरत है, काम कर रहे हैं वहां 8, तो 6 तो अनएम्प्लॉयड ही है। तो जीडीपी पे क्या कंट्रीब्यूशन था, 50%, शोइंग द बैकवर्डनेस ऑफ दिस सेक्टर। देखिए, दादाजी भी वही काम कर रहे, पिताजी भी वही काम कर रहे, बच्चे भी वही काम कर रहे, तो उसके अंदर क्या था, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज ओनली 50%। और एग्रीकल्चर हमारा वर्स्ट से वर्स्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो क्या शो कर रहा था, बैकवर्डनेस ऑफ दिस सेक्टर। अब है ब्लीक इंडस्ट्री। ब्लीक होता है बहुत स्लो। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, देखिए, प्रायर पहले टू, प्रायर का मतलब पहले, टू द ब्रिटिश रूल, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर, किसके लिए बेटा, हैंडीक्राफ्ट्स। देखिए, जब ब्रिटिश रूल नहीं कर रहा था इंडिया पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया को वेल नोन किसके लिए फेमस था, हैंडीक्राफ्ट, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है बेटा। बट इट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द अनफेयर ब्रिटिश पॉलिसी। लेकिन उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था अनफेयर ब्रिटिश पॉलिसी। और अनफेयर ब्रिटिश पॉलिसी पता क्या थी बेटा, यहां से जब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवा रहे थे तो उस पर कोई टैक्सेस नहीं, लेकिन अगर हमारा हैंडीक्राफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा था, हैवी टैक्सेस लगाते थे, तो लोग उसको बाय नहीं करते थे। इतना ज्यादा टैक्स कौन पे करेगा। फिर उन्होंने हमारे हमारे रॉ मटेरियल ले जाके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उनसे तैयार करके हमारी ही कंट्री के अंदर क्या चीज करा, बेचना स्टार्ट करा, और कम दाम पे। जितना हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट बन के आ रहा था उससे कम दाम पे, तो क्या चीज करा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड करके ताला लग गया था उसको। ठीक है। By the time of independence, small scale and cottage industry were almost damaged. By the time, जब तक इंडिपेंडेंस आया 15 अगस्त 1947, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर दी थी, डिस्ट्रॉयड कर दी थी, डैमेज हो चुकी थी। हैवी इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक ग्रोथ। जो आपकी हैवी इंडस्ट्री थी, सच एज आपकी बताती हूँ मैं पहले, स्टील, टाटा स्टील जो थी, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्लीक ग्रोथ में थी। उसकी ग्रोथ ना के बराबर थी, इन्फेंट ग्रोथ थी, समझ लीजिए, बिल्कुल स्लो ग्रोथ थी। एंड वी वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स फॉर ब्रिटेन। और लोग किस पे डिपेंड हो गए थे, इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, बाहर से सामान मंगवाने में। ठीक है बेटा। फिर हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। द कंट्री वाज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली फॉर मशीनरी। अब देखिए, कंट्री ज्यादा से ज्यादा डिपेंड किस पे हो गई, इम्पोर्ट पे, पर्टिकुलरली फॉर मशीनरी। मशीनरी बाहर से मंगवा रहे थे। एंड रिलेटेड इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन। इक्विपमेंट होता है मशीनरी, ठीक है, हम सारे के सारे इक्विपमेंट कहां से, प्रोडक्शन के लिए जो यूज हो, मशीनरी जो प्रोडक्शन में हेल्प करे गुड्स एंड सर्विसेज के, हम कहां से मंगवा रहे थे, इंपोर्ट करवा रहे थे ब्रिटेन से। एंड आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंडेंट हेवीली ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स। देखिए, जो हमारी आर्मी थी वो भी ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट किस पे हो गई, फॉरेन इंपोर्ट्स। किसके लिए, फॉर दी मोस्ट ऑफ द डिफेंस। ये मस्ट नहीं है बेटा, ये मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस जानते हो, हथियार जिसको बोलते हैं, गन हो गई, भाले हो गए, ये सब हो गए, लड़ाई में जो यूज होते हैं, सारे डिफेंस इक्विपमेंट मोस्ट ऑफ दी हम कहां से मंगवा रहे थे, इंपोर्ट करवा रहे थे ब्रिटेन से। बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक सुइंग मशीन हो गई, मेडिसिन हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, बाइसाइकिल हो गया, हम सभी कहां से मंगवा रहे थे, हम किस पे डिपेंड हो गए थे, ब्रिटेन से। उन्होंने हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया था ज्यादा से ज्यादा, समझ गए। यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम एब्रॉड, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, यानी ब्रिटिशर्स पे हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो गए थे, डिपेंडेंट हो गए थे। वहीं से हम क्या करवा रहे थे, सारे गुड्स एंड सर्विसेज, मशीन हो गए, केरोसिन ऑयल हो गया, कंज्यूमर गुड्स, स्विंग मशीन हो गई, मेडिसिन हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट, आर्मी भी उन पे डिपेंड हो गई थी। तो किस कदर देखिए उन्होंने हमारे इंडिया पे क्या चीज करा, कब्जा करके एक्सप्लॉइट कर दिया सारा। फिर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फेड्यूल नॉर आ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए,
बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी ना तो फ्यूडल इकोनॉमी रही ना कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रही, इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करें, और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडलिस्टिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फ्यूडलिस्टिक मॉडल के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, लो प्रोडक्टिविटी। देखिए क्या था, प्राइवेट वाला क्या चीज हो गया, जो ओनर्स ऑफ लैंड थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे टेलर्स को, गवर्नमेंट को हम क्या पे कर रहे थे, एक फिक्स्ड रेंट। तो ये बात बोल रहे हैं इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी या सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडलिस्टिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, और लो प्रोडक्टिविटी होने के कारण क्या था, बैकवर्डनेस। तो ठीक है, समझ में आया ये चीज, मैंने आपको समझाया भी था अभी पहले, क्लियर हुआ। अब है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हम करेंगे बेटा बाद में। जितना अगर आपने पढ़ लिया है, हम उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिए बनाए हुए हैं, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, समझ आई। ये क्वेश्चंस तब करवाऊंगी जब आप इतना पढ़ लेंगे, समझ गए। इतना आपको रीड करना है, अगर इंडियन इकोनॉमी मेरे साथ अच्छे से करनी है तो आपको बहुत अच्छे से इसको रीड करना है बस, और अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं कॉपी में। और अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करना मत भूलना, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बेटा सब्सक्राइब करिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।